वैसे बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है इन लड़कियों की जो बेचारी बेवा हो जाती हैं। ये सरगोशी उसके पहलू से उभरी थी। उसने दानिशा तौर पर अपनी पलकों को झुका लिया। इसकी नजरें इस वक्त इसके हाथ पर जमी हुई थी जिसकी लकीरें पर इसे कभी भी अंदाजा नहीं हुआ था कि इसकी किस्मत इतनी बुरी होगी। ये बातें वो पहली मर्तबा नहीं सुन रही थी, पिछले चंद महीनों से हुई ये सब कुछ सुनती चली आ रही थी और ये सब अब इसके लिए वबाले जान बन चुका था। वो थोड़ा सा रिदा भाभी के करीब हो गई। मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, घर चलें। इसने रिदा के कान में सरगोशी की और रिदा ने आंखें दिखाकर इसे खामोश रहने के लिए कहा और दोबारा सातवली बाजी के साथ बातों में मशगूल हो गई। रिदा को इसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी कि वो कहीं भी बाहर आने जाने पर राजी नहीं होती और अगर राजी हो जाती तो फिर कुछ ही टाइम के बाद भगदड़ मचा देती कि इससे घर जाना है। खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, लेकिन बेचारी की तकदीर बहुत बुरी है। बेपनाह मांगनी चाहिए। आजकल तो किसी की भी बेटी पैदा ना हो। बेटे ठीक है, माँ बाप इनकी फिक्र से तो आजाद होते हैं। वो औरतें अभी भी बात कर रही थी, वो मजीद नहीं सुन सकती थी। इसे लगा जैसे अभी इसने मजीद को सुना तो जुबान पर काबू नहीं रख पाएगी। इसलिए जब चुपचाप अपने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उठ खड़ी हुई। रिदा ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। ऐसा सोचा शायद वो बाहर जाकर टहलने का इरादा रखती हो। अभी कुछ देर पहले ही महफिल बर्खास्त हुई थी और अब खाना खाकर ही उन्होंने वापस जाना था। वैसे आपस की बात है। बहन हालत देख लो, कहीं से लग रहा है ये बेवा है। कपड़े देखो और मुंह पर लगाया हुआ मेकअप। आजकल की लड़कियों को कोई परवाह नहीं कि किसी माँ की गोद उजड़ जाए या इनका सुहाग, बस इन्हें तो अपने फैशन की पड़ी रहती है। इसे जूते पहनते हुए इनके सरगोशी को भी जहर मारकर जब्त कर लिया, लेकिन एक कड़ी नजर डालना वो इन पर नहीं भूली थी। अगर इसके बस में होता तो अभी खड़े खड़े औरतों को ऐसी ऐसी बातें सुना देती कि इनकी जुबान फौरन बंद हो जाती, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। इसे खुद पर जब्त करना सीख लिया था। इसे बर्दाश्त करने की कीमत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो बर्दाश्त करना सीख चुकी थी। जूते पहनकर वो बाहर निकल आए। इस सब में इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी ये सब कुछ इस पर यूं मुसल्लत था जैसे वो इन सारी चीजों की वजह से अच्छा लिबास पहनना, ये सब कुछ तो इसने बचपन से सीखा था। ये कोई नई बात नहीं थी और इसके हाथों कोई ऐसा जुल्म भी नहीं हुआ था कि वो अपनी शख्सियत को बदल देती या फिर खुद पर कोई संजीदगी का खोल चढ़ाकर किसी कमरे के कोने में दुबक कर जिंदगी गुजार लेती। दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ने लगी। वो ऐसे ही हसास तबीयत की मालिक थी। छोटी छोटी बातों पर भी वो रोने लग जाती और ऐसा ही इस बार भी हुआ था। बेमकसद टहलते हुए वो लॉन की जानिब निकल आए जहां पर बनी हुई छोटी छोटी क्यारियां इसे मतवज्जो करने में नाकाम ठहरी। अगर कोई और वक्त होता तो वो शायद इन खूबसूरत खुले हुए फूलों को देखकर पागल हो जाती। इलाके का सबसे खूबसूरत घर था जो इस इलाके में अपनी शान और शौकत रखता था और इसे भी बचपन से शौक था इस बड़े से घर में आकर बेमकसद टहलने का। इस घर की दरो दीवार को गौर से देखने का यहाँ का सब कुछ निराला था और यहाँ की मिलाद की तो बात ही कुछ और होती। औरतें सारे काम छोड़ देती लेकिन सितारा बेगम का मिलाद नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए मिलाद के दिन इनके घर खूबसूरत चहल पहल देखने वाली होती। अपने दिल के बोझ को हल्का करते हुए वो सर झुकाकर रोने लगी थी। काफी देर वो रोती रही। अपने अंदर का गुस्सा वो इसी सूरत ही काम कर सकती थी। कुछ एहसास लोग ऐसे होते हैं, गुस्से में भी इन्हें खुद पर सितम ढाना होता है और वो भी इन्हीं हसास लोगों में शामिल थी। कुछ देर होने के बाद जब दिल का गम हल्का हुआ तो इसने अपनी आंखों को अच्छी तरह साफ कर लिया। मुझे क्या परवाह है, फजूल की बातें सुनकर रोने लगी हूँ। मुझसे भी कम अकल कोई नहीं हो सकता। खुद को झाड़ते हुए वो इर्द गिर्द मतवज्जो हो गई। खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा था। इसने छोटे से फूल को अपनी हथेली पर सजा लिया। किस कदर खूबसूरत था ये। उसकी नजाकत को देखकर मुस्कुरा दी।
इसका मिजाज बचपन से ऐसा था, तकलीफ दे बातों के बाद वो रो रो कर खुद को हलकान कर लेती और फिर अपनी जात की खूबसूरतियों में मशगूल हो जाती। इससे लग रहा था यहाँ वो अकेली है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस वक्त वो दो निगाहों के लिए मरकज़ी निगाह बनी हुई है। दो निगाहें ऐसी हैं जो इस पर जमते हुए सब कुछ फरामोश कर चुके हैं और दूर खड़े जासिब खान की नजरें इस पर टिकी हुई थी। वो जो मोबाइल लेकर एक जरूरी कॉल के सिलसिले में बाहर आया था, दूर टहलती हुई इस लड़की को देखा और फिर इस पर नजर जम सी गई। दूर से देखने पर इसे अंदाजा हो गया था कि वो रो रही है। न जाने क्यों इसे इसका हुस्न सोगवार सा लगा, तो वो फासला मिटाते हुए इसके कुछ मजीद करीब आ गया, लेकिन अभी भी वो इसकी जात से बेखबर थी, अपनी जात में मशहूर, और अब वो इसके मासूम से चेहरे को मुस्कुराते हुए देख रहा था। इसने पल भर में बदलते हुए मनासिर देखे, पहले इसके आरिस पर गिरती हुई शबनम और अब इसके लबों पर बिखरती हुई मुस्कुराहट। दोनों ही नज़ारे इस कदर निराले थे कि इतना करीब से इसके वो कदम बढ़ाते हुए इसके करीब आ गया। चेहरा वासा था, जासिब खान की खुशबू दूर से इसके करीब लोगों को मतवज्जो कर लेती, और इस वक्त वो इस लड़की के इस कदर करीब खड़ा था कि तेज खुशबू के झोंके पर इसने सर उठाकर देखा। वो चंद कदमों के फासले पर खड़ा, सीने पे बाजू बांधे इसे देख रहा था। न जाने क्यों इसका मासूम से चेहरे को देखते हुए इसके दिल में हलचल मची। इसे चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर इसे नजरों से घूरा, और वो जो फूल को बहुत बारीक बीनी से देख रही थी, इस शख्स को अपनी जानिब मतवज्जो देखकर पल भर में खड़ी हो गई। इर्द गिर्द देखते हुए बेख्तियार दो कदम पीछे हटी थी। यहाँ क्या कर रही हैं आप, और किसकी इजाजत से आप फूल तोड़ रही हैं? न जाने क्यों दिल मचला था कि इसे थोड़ा तंग किया जाए, इसे थोड़ा खौफजदा करके इसके हुस्न के इस नज़ारे को भी देख लिया जाए, और हकीकत में इसकी बड़ी बड़ी आंखें खौफ के बायस कुछ ज्यादा खिल गईं। इसे लगा था शायद ये सितारा बेगम का कोई बेटा है। इसे अंदाजा नहीं था कि वो भी वहां पर मेहमान की हैसियत से मौजूद है। नहीं, मैं फूल तोड़ने नहीं आई थी, मैं तो बस देख रही थी और ये खुद ब खुद टूट गया। इसने झुकते हुए वो नन्हा सा फूल एक बार फिर उठाकर हाथ में मसल दिया। एक गलती फूल तोड़ा, और दूसरी गलती कि आपने इसे इस तरह मसल दिया। आप जानती हैं कि आपको इस पर सजा हो सकती है। वो इंतहाई संजीदगी से बात कर रहा था, इतनी संजीदगी के साथ कि वो जो कुछ देर पहले रोना भूली थी, एक बार फिर इसकी आंखों में नमी हलकोड़े लेने लगी। पहले वो औरतों की बातों की वजह से डिस्टर्ब थी, और अब ये सामने खड़ा हुआ शख्स बेवजह इस पर गुस्सा झाड़ा था। इस लम्हे वो इसे इंतहा से ज्यादा मासूम लगी, इस कदर मासूम कि वो इसके हसीन चेहरे को देखता रह गया। हसीन बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, छोटी सी सतवा नाक और पंखड़ी जैसे लब जो इस वक्त कांप रहे थे। इससे पहले कि वो इसे मजीद तंग करता, रक्षंदा बेगम हैरत से इन दोनों को देखते हुए इनके करीब आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जाज़ेब? बेगम ने हैरत से अपने बेटे को देखते हुए पूछा था, और फिर एक नजर इन्होंने सामने खड़ी हुई लड़की पर डाली, जिसे अपनी माँ की तरह मतवज्जो देखकर फौरन ही वहां से गायब होने के चक्रों में थी। एक नजर इसके चेहरे पर डालकर रक्षंदा बेगम ने इसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया। वो इसे ज्यादा तो नहीं जानती थी, बस यही जानती थी कि वो इसी इलाके में रहती है, और अभी कुछ देर पहले ही जब औरतें इसके बारे में बातें कर रही थी, तो वो भी इनके करीब बैठी थी, और चाहते हुए भी वो इस लड़की पर चंद निगाहें डाल गईं, जिसे बार बार टॉन्ट किया जा रहा था। कुछ नहीं मामा, बस इस लड़की से बात कर रहा था। रक्षंदा बेगम को हैरत हुई, क्या मतलब, क्या बात कर रहे थे, और तुम इस लड़की को कैसे जानते हो? मैं तो नहीं जानता, बस यहाँ पर दिखी और इसके करीब चल आया। दिल चाहा कि इससे बातचीत कर लूं, लेकिन आपकी वजह से इसने मुझसे कोई बात नहीं की। वो ऐसे ही था, दिल की बात को इसने दिल के अंदर दबाना सीखा ही नहीं था। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इस तरह की लड़कियों से बातचीत करने की। चलो कमरे में जाओ, खाना खाने के बाद मुझे यहाँ जाना है,
तुम जानते हो कि शाम में मुझे बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में भी किसी से मुलाकात करनी है। अपने बेटे पर एक कड़ी नजर डालकर वो वहां से पलट गई, जबकि वो दूर जाती हुई इस लड़की की पुष्ट को अभी तक देख रहा था, जो किसी हवा के झोंके की तरह सारे जहान की खुशबू को समेटे इससे दूर जा रही थी। इसे पुरसकून होकर आंखों को मूंद लिया। ऐसे सकून और चेहरे कभी कभी ही देखना नसीब होते हैं, और इसे तो शायद जिंदगी में पहली बार ऐसा चेहरा देखना नसीब हुआ था जिसे देखकर इंसान पुरसकून हो जाए, जिसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात इसे लुत्फानंदोज कर रहे थे। इसे सुकून से आंखों को मूंदा और फिर एक मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ वापस चला आया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो एक सरसरी सी मुलाकात जहांजेब खान को कहां से कहां तक ले जाएगी। वो सिर्फ एक झोंका नहीं था जो इसके दिमाग में आया और फिर इसने अगले पल फरामोश कर दिया, बल्कि इस रात इसने आंखों को मूंदा तो चनाके से एक वजूद इसके जहन की स्क्रीन पर छा गया। इसे हैरत हुई थी, आज तक वो जितनी भी लड़कियों से मुलविस रहा, काम के सिलसिले में या फिर दोस्ती के सिलसिले में, लेकिन कोई भी लड़की इसके जहन पर सवार नहीं हुई थी। लेकिन ये पहली लड़की थी जो आंखें बंद करते ही इसके जहन पर यूं सवार हुई कि इसे जहन से हटाना इतना आसान नहीं था। कोई नजारा इतना हसीन कैसे हो सकता है? एक रोता हुआ हसीन चेहरा और फिर एक मुस्कुराता हुआ हसीन चेहरा, यानी एक चेहरा जिसके सारे रंग ही हसीन हो। हसीन नहीं बल्कि हसीन तरीन। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहते हुए इसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि हसीन चेहरों पर मिटने वाले लोग ये नहीं जानते कि हसीन चेहरे अक्सर बदकिस्मत हुआ करते हैं। हसीन चेहरों को कभी भी मोहब्बत रास नहीं आया करती। उसके जहन पर सिर्फ एक पल के लिए सवार नहीं हुई थी, अगले चंद दिनों तक उसके बारे में जानने के लिए हलकान होता रहा, लेकिन इसके बारे में वो ज्यादा नहीं जान पाया, क्योंकि इस इलाके में इसको किसी से भी गहरी दोस्ती नहीं थी। गहरी दोस्ती थी तो यूनी के चंद फ्रेंड्स थे जो कि यहाँ किसी को नहीं जानते थे। वो बाबा के साथ यहाँ रहते थे और बाबा की डेथ के बाद इसकी मम्मा ने इस जगह को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। रक्षंदा बेगम ने इसे हमेशा इस शहर से बाहर रखा। तालीम हासिल करने के दौरान वो जितना अरसा हॉस्टल में रहा, इसका यहाँ आना जाना कम रहता। रक्षंदा बेगम ने इसे हमेशा अपनी मर्जी के ताबे रखा था, इनकी मर्जी के दोस्त बनाए, इनकी मर्जी के लोगों को जाना, लेकिन अब आकर वो अपनी मन मर्जियों पर उतर आया था। इस रोज भी वो ऑफिस से वापस आ रहा था। इसने नहीं सोचा था कि कुदरत इसके लिए किसी मुआवजे का इंतजाम करेगी। जब सामने सड़क पर आती हुई दो लड़कियों को देखकर वो ना सिर्फ मतवज्जो हुआ, बल्कि सड़क के दरमियान में ही इसने गाड़ी को रोक दिया। एक जबरदस्त ब्रेक। पीछे आने वालों ने न जाने कितना लान तान किया, लेकिन ये दिल था। दिल और दिल की बेकरारियों से पीछे हटना इतना आसान नहीं होता। गाड़ी साइड पर लगाकर वो फौरन गाड़ी से उतरा और इनकी जानिब बढ़ा। जो अब सड़क की दूसरी जानिब जा रही थी, वो दोनों इसकी जानिब मतवज्जो नहीं थी। जब इसने पीछे से पुकारा और वो दोनों रुक गईं। इसे समझने में गलती नहीं हुई थी, एक वही लड़की थी, जबकि इसके साथ दूसरी लड़की को वो पहचान नहीं पाया। इसे वो पहली मर्तबा देख रहा था। वो इनके करीब आ गया, लेकिन अब वो समझ नहीं पा रहा था कि इससे क्या बात करनी चाहिए, और फिर इसमें बेधड़क इसके चेहरे को देखते हुए वो कह दिया जो कहना नहीं चाहता था। इस वक्त इसने अपनी सर पर शॉल को ले रखा था। दूसरी लड़की भी तकरीबन इसके हम उम्र थी और हैरत से जहांजेब को देख रही थी, जबकि महापारा की आंखों में शनासाई की रमक थी। आप कौन हैं? क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगी? इसे कह दिया था और महापारा के चेहरे की रंगत सुर्ख हो गई। इसे बेयकीनी से जहांजेब खान को देखा और फिर रिदा को। रिदा भाभी में इतनी नहीं जानती, पता नहीं कौन है ये। इसे अब मालूम हुआ कि इसके साथ इसकी भाभी थी, इसलिए वो इस कदर घबरा रही थी। जी ये सच है, ये मुझे नहीं जानती और ना ही मैं इनको जानता हूँ, लेकिन मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। ये कौन है? क्या आप मुझे बताएंगी? और रिदा तो सख्ती पर उतर आई। खबरदार, अगर आपने आज के बाद हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की तो आप जैसे
लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चलो मापारा, रिदा ने सख्ती से कहा और रिदा के कहते वो पलट गई, लेकिन एक सख्त नजर झांसे पर डालना नहीं भूली थी, जैसे इसे बावर करवा रही हो कि वो दोबारा इसके रास्ते में ना आए। इसे अच्छा नहीं लगा था और किसी भी शरीफ लड़की को अच्छा नहीं लगता कि कोई बीच राह में इसे रोक कर इसके बारे में जानने की कोशिश करे। और जांजेब अपनी कमकली पर मुस्कुरा कर रह गया, एक संजीदा और बावकार मर्द जिसने आज तक दिल फेंक मर्दों वाले काम नहीं किए थे, आज इस हद तक चला गया। दिल अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा था, लेकिन अब ना ही वो मजीद इंतजार कर सकता था और ना ही इस तरह की बेताबियों पर किसी की इज्जत के लिए वबाले जान बन सकता था। इस रोज वो सीधा रक्षंदा बेगम के कमरे में चला आया। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, वो इनके सामने बैठ गया। रक्षंदा बेगम ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा देखा था। मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आज देर लगा दी तुमने। इनका लहजा बिल्कुल नरम था, शायद वो अच्छे मूड में थी, लेकिन वो पुरसोच नजरों से सर झुकाए किसी और बात को सोच रहा था। रक्षंदा बेगम को हैरत हुई, क्या हुआ, तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? इसके चेहरे पर जो फिक्र छाई हुई थी वो इनकी नजरों से पोशीदा नहीं थी। इन्होंने आज तक अपने बेटे को इस तरह गहरी सोच में डूबा हुआ नहीं देखा था। वो हमेशा हर बात खुले अंदाज में कर देने वाला शख्स था। मामा, मैं शादी करना चाहता हूँ, इसने कह दिया और वह इसके चेहरे को देखती रह गई। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है, मैं जल्दी तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लेती हूँ। वो मुस्कुरा दी। इन्हें हैरत नहीं हुई थी, वो उम्र के जिस दौर से गुजर रहा था ये इसके लिए जरूरी था। नहीं, लड़की मैं पसंद कर चुका हूँ, बस आपने इनके घर जाकर ऐसे बात करनी है, इसने कह दिया और रक्षंदा बेगम के चेहरे के जाविये बदल गए। कौन सी लड़की? लेकिन इन्होंने अभी तक अपने लहजे को बिल्कुल हमवार रखा हुआ था, नर्म और मोतदिल। वही लड़की जो इस रोज मिलाद में आपसे मिली थी, वही लड़की जिससे मैं बात कर रहा था, इसने कह दिया और पहली बार रक्षंदा बेगम के चेहरे का रंग ना सिर्फ जर्द हुआ था बल्कि इनका लहजा भी तब्दील हुआ। तुम होश में हो? तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो? वो इनका लहजा अपने बेटे की बेवकूफी पर सख्त हुआ था। मैं सोच समझ कर ये फैसला कर रहा हूँ, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ और इसे अपनी शरीक हयात। और इससे पहले रक्षंदा बेगम उठकर इसे सख्त नजरों से देखने लगी। वो खामोश हो गया। इसने एक नजर माँ के चेहरे पर डाली थी और सोफे की पुश्त से टेक लगा के ली। वो हरगिज अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता था। इसे अंदाजा था कि रक्षंदा बेगम का रद्द-ए-अमल ऐसा ही होगा। वो कभी भी किसी लो क्लास फैमिली से लड़की मुंतखब नहीं करेंगी। वो हमेशा एक ऐसी लड़की का इंतखाब करेंगी जो इनके स्टेटस पर पूरा उतरती हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इस लड़की को पसंद कर चुका हूँ और आपको मेरी पसंद को मानना ही पड़ेगा। अना और जिद में लिपटा हुआ शख्स आज माँ के सामने भी जिद पर उतर आया, वरना इसने आज तक अपनी माँ की किसी भी बात को नहीं ठुकराया था। मुझे हैरत हो रही है, मेरा बेटा जिसे इस खेलने को खरीदने से चिढ़ थी, जिस तरह का खिलौना इसके दोस्तों के पास होता, आज एक ऐसी लड़की का इंतखाब कर रहा है जो पहले से इस्तेमाल शुदा है। इसे अपनी माँ की ये बात हरगिज पसंद नहीं आई थी। रिश्ते एक जगह, लेकिन इसे अच्छा नहीं लगा कि इसकी मम्मा किसी भी लड़की के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं समझा नहीं, सिर्फ एक लड़की को इस बुनियाद पर आपने गलत अल्फाज का निशाना बना रही हैं कि आपका बेटा इसे पसंद करता है। वो जिद पर अटक गया था। रक्षंदा बेगम की आंखें सुर्ख होने लगी। वो किसी लड़की के लिए अपनी माँ से जिद कर रहा था। वो लड़की किसी की बेवा है, यानी तुम एक ऐसी लड़की का इंतखाब कर रहे हो जो पहले ही किसी की जिंदगी निगल गई। वो उठ खड़ा हुआ था, दिल में अजीब सी हलचल हुई। आसान तो नहीं होता किसी ऐसे शख्स को पा लेना जो पहले ही किसी की दस्तरस में रहा हो, या फिर इस शख्स की ख्वाहिश करना जो एक बार पहले किसी के लिए बाइसे सकून बना हो। लेकिन यही लम्हा था, अगर वो 2 कदम भी पीछे हट जाता तो इसकी माँ दोबारा कभी भी इसकी जेर के सामने हथियार नहीं डालती
और इसलिए वो अपनी जिद पर अटक गया। जो भी हो, आप इस लड़की के घर जाएंगी और हर हालत में मेरे रिश्ते की बात करेंगी, क्योंकि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो किसी को दस्तयाब रही या किसी की जिंदगी निकल गई, क्योंकि ये खुदा के फैसले। और मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप किसी किसी के लिए भी ऐसी बात करें जिस अजियत से आप गुजरी हैं। बाबा की डेथ के बाद अगर कोई आपसे कहता कि आप किसी की जिंदगी निकल गई हैं, तो जाजेब मत भूलो, तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। रक्षंदा बेगम को गुस्सा आ गया। वो उन पर एक निगाह डालकर अपने कमरे में चला गया। जबकि जाजेब के जाने के बाद रक्षंदा बेगम ने गुस्से से कमरे के बंद दरवाजे को देखा था। इन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने बेटे के लिए वक्फ कर दी और अब वो कभी भी इसे अपने हाथ से इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती थी। इन्होंने अगले कई दिनों तक इसे प्यार से कायल करना चाहा, इसके सामने दलाल रखे, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहा। अगर आप मेरा रिश्ता लेकर नहीं जाएंगी तो मैं खुद चला जाऊंगा। और इस रोज रक्षंदा बेगम ने इनके घर मौजूद थी। इनके अंदाज और अतवार ही बता रहे थे कि वो यहाँ कितनी जिद से लाई गई हैं, जबकि अपनी माँ के पहलू में वो हशाश बशाश बैठा था। बच्चों की जिद और माँ बाप की बेबसी से आप वाकिफ होंगे। इससे भी मेरे बेटे की जिद समझ लें कि वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहता है, इसे अपनी बीवी के रुतबे पर फायज करना चाहता है। इन्होंने वकार साहब के सामने बात करते हुए बड़ी माजूरी का सहारा लिया था और वकार साहब को इनका लहजा पसंद नहीं आया। अपनी माँ के इस लहजे पर वो शर्मिंदा रह गया। अंकल, मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, इसे अपनाना चाहता हूँ, इसने खुद बात की थी। वकार को वो संजीदा लगा। तुम इसके माजी के मुतालिक जानते हो? वकार साहब ने डायरेक्ट पूछा था। मैं जानना नहीं चाहता माजी इसका हमसफर कौन था, वो कैसे रहे, मुझे इससे मतलब नहीं है। वो मेरा हाल है और मुस्तकबिल, और मैं इसे अपने हाल में लेकर जाना चाहता हूँ। ये ना इसका बचपना था और ना इसकी जिद, बल्कि ये इसका मौकफ था। और अपने मौकफ के बलबूते ही इस रोज वो इसका दूल्हा बने। इसके पहलू में विराजमान था। अभी कुछ देर पहले इनका निकाह हुआ था और निकाह के बाद वो मापारा वकार से मापारा जाज़ेब बन चुकी थी। दिल में एक अजीब से उठते हुए तूफान को संभाले वो जाज़ेब के पहलू में आकर बैठी, तो जैसे हर एक खूबसूरती को मात दे गई हो। बेपनाह हसीन थी और जाज़ेब भी किसी से कम नहीं था। दोनों की जोड़ी ऐसी सजी कि लोग इसकी किस्मत पर रश्क ज़दा रह गए। इस घर में सिर्फ वो दो थे, वकार साहब की दो औलादें, एक इसका भाई आमिर जो रिदा के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक था, और इसका एक प्यारा सा बेटा भी था, ज़यान, जबकि एक मापारा जिसकी जिम्मेदारी से सबकदोश होने के बाद वकार साहब ने इसे जाज़ेब खान के हवाले कर दिया था, जो इसे किसी मताए हयात की तरह संभाले बैठा था। रक्षंदा बेगम बेजार सी एक तरफ बैठी थी। इन सब रसूमात में इन्होंने बराए नाम ही हिस्सा लिया, जैसे हमारे बंदे वक्त गुजारा हो। निकाह के फौरन बाद रुखसती का शोर उठा और आमिर ने आगे बढ़कर इसे सहारा देकर खड़ा किया था। आमिर के गले लगकर वो शिद्दत से रो पड़ी। रुखसती के वक्त वो दूर खड़ा बस इसे इतनी शिद्दत से रोते हुए देख रहा था। वो ज़हन में सोच रहा था कि वो बस आखिरी बार रो रही है, इसके बाद वो उसे दोबारा रोने नहीं देगा। न जाने क्यों इसके दिल में ये बात शिद्दत से गर्दिश कर रही थी कि वो इस लड़की के दिलो दिमाग और नस नस में अपनी मोहब्बत उंडेलने में कामयाब हो जाएगा। वो इतनी शिद्दत के साथ चाहेगा कि वो हर एक चीज को फरामोश कर दे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऐसी कौन सी आजमाइशें इनके रास्ते में आने वाली हैं जो इनकी बुनियादों को हिला कर रख देंगी। हवेली लाने के बाद रक्षंदा बेगम ने कोई रस्म नहीं की, बल्कि डायरेक्ट इसे कमरे में भेज दिया। मुलाजमा के साथ इसे कमरे तक पहुंचा दिया और फिर मुलाजमा ने बेगम साहिबा के हुक्म से ही इसे दरवाजे तक छोड़ दिया। वो खुद अपने कमरे में चली जाए, दरवाजे के सामने वो इसे छोड़कर वापस चली गई, जबकि वो हैरत से अजीब सी कैफियत का शिकार वहीं खड़ी रह गई।
वो इस वक्त अपने दोस्तों के घेरे में बैठा हुआ था। इसका बेहतरीन दोस्त असद इसके करीब बैठा, कुछ देर इसके चेहरे को देखता रहा और फिर इसकी जानिब झुका। लव मैरिज है भाभी की तरफ से? इसके अजीब से सवाल पर वो असद का चेहरा देखता रह गया। भाभी की तरफ से तो नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से है। असद मुस्कुरा दिया। ठीक कहते हो तुमने तो अपनी मोहब्बत को पा लिया, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि औरत अपनी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द को फरामोश नहीं कर सकती? मुझे लगता है बहुत मुश्किल और कठिन मरहला में होंगी भाभी को दोबारा तुम्हारी इन मोहब्बतों का सामना करना जो वो पहले ही। और इसने असद को टोक दिया। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी बीवी के बारे में किसी किस्म का भी तबसरा करो। असद खामोश रह गया, बस इसके चेहरे को देखता रहा। रक्षंदा बेगम ने ऐसे जो जहर घोलने के लिए कहा था, इस जहर का एक हल्का सा कतरा तो इसने इसकी समातों में उंडेल दिया था और वो जानता था ये काम करेगा। और रही कसर रक्षंदा बेगम ने खुद ही पूरी कर दी। इसके बिस्तर पर बैठे इस वक्त वो इसका इंतजार कर रही थी जब कमरे में रक्षंदा बेगम दाखिल हुई। इसने हैरत से अपने सामने खड़ी हुई रक्षंदा बेगम को देखा था। तुम जानती हो कि जाजिब तुमसे मोहब्बत करता है, इन्होंने बात का आगाज किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी मर्द की मोहब्बत देर पा हो सकती है। वो इसे खदशों में मुब्तला कर रही थी, जबकि वो बस पलके झुकाए बैठी रही। दिल तो पहले धड़क रहा था और रक्षंदा बेगम की बात ने इसे मजीद धड़का दिया। वो तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में जानता है, तुम्हारे पहले शौहर के साथ रिश्ता कैसा था, कहाँ तक था, वो सब कुछ जानता है। लेकिन मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अगर तुम इसे कहोगी कि तुम्हारा पहले शौहर के साथ रिश्ता इतना मजबूत नहीं था और ना ही तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई जगह है, तो हो सकता है वो तुम्हें कभी भी बावफा औरत ना समझे, क्योंकि मैं एक माँ की हैसियत से तुम्हें आने वाले वक्त से आगाह कर रही हूँ। अगर तुम चाहती हो कि तुम इसके दिल में जगह बना पाओ, तो अपने शौहर से इसकी मोहब्बत का तस्करा जरूर करना, जिसके बाद वो तुम्हारे बारे में ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि तुम अपने पहले शौहर के साथ वफादार रही हो और किसी भी नए मर्द का साथ पाने के बाद इसकी जानिब से गाफिल नहीं हुई। समझ रही हो ना मेरी बात? रक्षंदा बेगम ने नरमी से इसके हाथ पर अपना हाथ रखा और इसने इस बात में सर हिला दिया। आंटी, आप जानती हैं जिब्रान और मेरा रिश्ता, इसने बात का आगाज किया था और रक्षंदा बेगम ने इससे रुक जाने का इशारा कर दिया। मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं बस तुम्हें अपने बेटे की फितरत से आगाह कर रही हूँ। कोई भी मर्द इस औरत की मोहब्बत को तस्लीम कर लेता है जो खूबसूरत हो, लेकिन एक मर्द एक बावफा औरत के इश्क में मुब्तला हो जाता है। और तुम्हें मेरी बात को समझना है। अगर तुम इसके सामने जिब्रान का जिक्र करोगी तो वो यही समझेगा कि तुम जिब्रान की मौत के बाद भी इसके साथ वफादार हो। किसी ने शख्स को पाकर इसके ख्याल को दिल से नहीं निकाला और ये चीज तुम्हारी जिंदगी को और आसान बना देगी। समझ रही हो ना मेरी बात? और वो भोली सी लड़की रक्षंदा बेगम की चालबाजी का शिकार हो गई। ऐसे मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया और दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो कभी भी ये जाहिर नहीं करेगी कि वो जिब्रान की जानिब से गाफिल रही, बल्कि हमेशा जिब्रान का जिक्र अच्छे लफ्जों में करेगी। और इसे यकीन था कि जब जाजिब के साथ इसका ये रिश्ता हमेशा के लिए पुख्ता और मजबूत हो जाएगा। इसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी और ना ही इसकी सोच इतनी मजबूत थी कि वो किसी की भी चालबाजी को समझ पाती। हालांकि इसकी माँ ने साफ लफ्जों में इसे समझाते हुए कह दिया था कि इसे वहां अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि इन लोगों के स्टेटस और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। हर सूरज जाजिब का दिल जीतना है और वो भी यही तय करके आई थी। जिब्रान की वफात के बाद जैसे इसे लगा इसकी जिंदगी अब मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, लेकिन जाजिब की आमद ने इसकी खजा रसीदा जिंदगी को भी बहार बना दिया। वो संजीदा मिजाज शख्स
कब आशिक मिजाज फितरत में बदल गया इससे अंदाजा ही नहीं हुआ। कमरे का दरवाजा खुला और इसने अपनी बेतरतीब धड़कनों को संभाल लिया। जहां जाजेब अंदर दाखिल हुआ अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ, वही छा जाने वाला शख्स जो सामने होता तो इंसान अपनी बात भूल जाता, जिसकी खुशबू इतनी तेज असर रखती थी कि किसी की सांसों को मुअत्तर कर देती थी। इसने अपना धड़कता हुआ दिल संभाला था, चेहरे के तासुरात संभाले। वो बेचैनी से पलकें झपकते खुद को नॉर्मल करने लगी, जबकि जाज़ेब इसके करीब आ गया। इसके सामने बैठा वो बड़ी महवियत से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। वो हसीन थी, बेपनाह हसीन, इतनी हसीन कि कोई भी शख्स इस पर दिल हार जाए। और सामने बैठा हुआ शख्स बुरी तरह इस पर आशिक था। इसने असद की बातों को पसे पुश डाल दिया। वो किसी के लिए अहमियत रखती थी या कोई इसके लिए अहमियत रखता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो इसकी बीवी थी और वो चाहता था कि वो सिर्फ इसके मुतालिक सोचे। अगर बात करे तो सिर्फ इसकी बात करे, और अगर सांस ले तो सिर्फ इसकी खुशबू में मुअत्तर सांस ले, तो इसकी सांस जाज़ेब की खुशबू से मुअत्तर हो। अगर आंखें बंद करे तो जाज़ेब के ख्वाब इसके पलकों पर बिखर जाएं। इसने नरमी से इसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, इतनी खूबसूरत कि मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें पूरी रात सराहता रहूं, इतनी शिद्दत के साथ कि तुम्हें अपने हसीन होने का यकीन हो जाए। वो बेख्तियार पलकों को झुका गई। चेहरे की सुर्ख रंगत ने दिल की हालत से जाज़ेब को आगाह कर दिया। इसके चेहरे पर फैलते हुए सुर्ख रंग देखकर जाज़ेब ने एक मुबहम सी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर फैलने दिया था। मैं नहीं जानता तुम्हारा माजी कैसा होगा, मैं नहीं जानता कि तुम किसी के साथ किस हद तक वाबस्ता हो। और इसे नरमी से अपने हाथों की उंगलियों को जाज़ेब के लबों पर रख दिया। वो इसकी आंखों में देख रही थी। बड़ी हिम्मत के साथ मैं जिब्रान के साथ भी वफादार थी, और आज तक जब तक जिब्रान की जिंदगी में रही मैंने किसी और शख्स के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की, और अब आपकी जिंदगी में भी सिर्फ आपके मुतालिक सोचूंगी। जिब्रान का नाम सुनते इसके चेहरे की रंगत अजीब होने लगी थी। वो बेख्तियार ऐसा थोड़ा सा दूर हो गया। वो नहीं चाहता था कि इसके लबों पर जिब्रान का नाम सुने। हर एक शख्स का अपना अंदाज होता है, हर एक शख्स की अपनी सोच होती है, और वो इसे सोच का हामिल इंसान था। वो चाहता था वो सारी दुनिया का नाम दोहराती रहे, लेकिन कम से कम जिब्रान का जिक्र ना करे। इस शख्स का जिक्र इसके लिए वबाले जान था। असद की बात इसके ज़हन की स्क्रीन पर गर्दिश करने लगी। औरत का भी इस मर्द को नहीं भूल सकती जो इसकी जिंदगी में पहली मर्तबा आया हो। इसने नजरें उठाकर मापारा के चेहरे को देखा। क्या तुम मोहब्बत करती थी जिब्रान से? और मापारा इसके चेहरे को देखती रह गई। रक्षंदा बेगम ने कहा था कि वो कभी भी इस बात का जिक्र ना करे कि वो जिब्रान से मोहब्बत नहीं करती थी, वरना वो इसे कभी भी बावफा नहीं समझेगा, और समझेगा कि वो इसे अपने गुज़िश्ता शौहर का जिक्र अच्छे लफ्जों में नहीं कर रही तो वो इसके साथ भी वफादार नहीं हो सकती। इसे सर झुका लिया, लबों को खामोश रहने दिया। ना इकरार ना इंकार। इसकी खामोशी को हाँ तस्लीम करते हुए वो इसके करीब से उठ खड़ा हुआ। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती होगी। इसके लहजे में दुख की आमेजिश थी। वो हैरत से इसकी पुश्त को देखती रह गई। जिब्रान की मोहब्बत से आपको क्या फर्क पड़ता है जाज़ेब? मैं आपकी बीवी हूँ। इसकी बीवी थी। इसने पलटकर मापारा को चेहरे को देखा। वो इसके करीब आ गया, इतना करीब कि इसके लब मापारा के लबों से टकराने लगे थे। तुम जानती हो कि मैं अपनी चीजों के लिए कितना पोजेसिव हूँ, इतना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझसे मुंसलिक लोग या मेरी चीजों की तरफ आंख उठाकर भी देखे। और तुम अपनी जिंदगी में तो एक ऐसे शख्स के साथ वाबस्ता रही हो जिसे तुम मोहब्बत करती थी, जो तुम्हारी कुर्बतों पर हक रखता था। क्या वो भी तुम्हारे हुस्न को मेरी तरह सराहता होगा? मेरी तरह इसकी कुर्बत में भी शिद्दत होगी। न जाने क्यों इसके दिमाग में ये बात गर्दिश कर रही थी कि वो जिब्रान के ज़ेरे इस्तेमाल रही। जिब्रान ने इसे अपने जुनून से आगाह किया हुआ।
वो इस रिश्ते की हकीकत और सच्चाई से वाकिफ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एक बदगुमानी से इसके जहन में फैलने लगी और इसे लगा वो सिसक रह गई। इसे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक जुनूनी इंसान है। इसके जुनून को महसूस करते हुए वो बुरी तरह कांप रही थी। इसे लग रहा था जैसे वो जिब्रान के नाम पर अटक सा गया है। इसने इसके कंधे पर हाथ रखा और बेदिहानी में इसके मुंह से जिब्रान निकला था। किसने जानबूझकर नहीं किया था, वो सिर्फ इस वक्त जिब्रान के जिक्र से खौफजदा होकर कह गई जो इसे कहना नहीं चाहिए था, और जिब्रान के नाम पर वो थम सा गया। इसने नहीं सोचा था कि वो इसकी शिद्दतों के वक्त भी इस शख्स को पुकारेगी। इसने इसे खुद से दूर धकेल दिया। सुर्ख चेहरे के साथ वो इसे देखता रहा और फिर वो कयामत खेज हुक्म जारी कर दिया था, तुम जाओ यहाँ से, चेंज करके सो जाओ। यानी इसने इसके करीब आने का इरादा तर्क कर चुका था। वही हुआ जिसका खदशा था, यानी रक्षंदा बेगम की चाल बाजियां कामयाब हो गई। वो बालकनी में चला आया तो क्या जल्दबाजी और जिद के जेर असर इसने रिश्ता कायम कर लिया, और अब ये रिश्ता निभाना इसके लिए वबाले जान था। अगर शादी की पहली और खूबसूरत रात को इसका रद्द अमल ये था, तो आने वाले दिनों में इसका रद्द अमल क्या हो सकता है। लेकिन वो खुद को वक्त देना चाहता था, स्पेस देना चाहता था। वो चाहता था कि वो तब इसके करीब आए जब वो मुकम्मल, हालांकि वो ये नहीं जानता था कि हकीकत इसे झंझोड़ कर रख देगी। वो चुपचाप चेंज करके वापस आई और अपनी वीरान से वजूद को संभाल कर बेड पर लेट गई। खाली आंखों से, खाली नजरों से वो कितनी देर छत को घूरती रही, और फिर नींद की देवी इस पर मेहरबान हो गई और इसकी आंखें बंद होती चली गई। इसके सो जाने तक वो कमरे में नहीं आया। इस वक्त कमरे में आया जब कमरे में इसकी तेज सांसें गर्दिश कर रही थी। वो गहरी नींद सोई हुई थी। कितनी देर वो इसके चेहरे को देखता रहा। काश तुम्हारी जिंदगी में पहले आने वाला मर्द मैं होता। काश मैं तुम्हारी सोचों पर हुक्मरान वो अकेला शख्स होता जिसका नाम लेकर तुम अपनी आंखों को बंद कर देती और इसी के नाम से तुम अपनी आंखों को खोलती। तुम्हारे हर सपने इसके नाम से ही परवान चढ़ते। न जाने कितनी देर वो इसके चेहरे को देखकर सोचता रहा और फिर सोने के लिए लेट गया। दोनों के रिश्ते की शुरुआत बदगुमानी से हुई थी। दोनों ने अपने रिश्ते को एक ऐसे मरहले में दाखिल कर दिया था जहां से वापस आना इसके लिए मुश्किल था। एक दूसरे के करीब आने के लिए अना को तोड़ना पड़ता, इज्जत को खत्म करना पड़ता जो बेवजह से जिद इनके वजूद में सरायत कर गई। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से बदगुमान होते हैं तो हमारे इर्द गिर्द हासदीन को मौका मिल जाता है कि वो हमारे दरमियान इस बदगुमानी को बढ़ावा दें। कोशिश करें कि अपने दरमियान हर फैसले को सिर्फ अपने तक महदूद रखें। चाहे अकेले में आप एक दूसरे के गिरबान को पकड़ लें, लेकिन लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए एक दूसरे की इज्जत करें ताकि लोगों को मौका ना मिले। ऐसे लोग जो मौके का फायदा उठाते हैं वो बड़ी बेताबी से इस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं जिस वक्त आप इन्हें दखल अंदाजी पर कादिर होने दें, और वो दखल अंदाजी करके आपके रिश्ते को झंझोड़ कर रख दें। और इन दोनों के साथ भी ऐसे ही हुआ था। हैरत अंगेज तौर पर रक्षंदा बेगम का रवैया इसके साथ बेहतर से बेहतरीन होता चला गया, जबकि दूसरी तरफ असद इसके जहन में बदगुमानी का वो जहर फैलाता चला गया कि वो इससे बेपनाह मोहब्बत का शिकार हो चुका था। हालांकि वो इसको ज्यादा तस्करा नहीं करने देता था। वो नहीं चाहता था कि असद की जुबान पर इसकी बीवी का नाम आए, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह, किसी न किसी बात के जरिए वो इसके जहन में वो ख्याल उंडेल देता जिस ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए रक्षंदा बेगम मौजूद होती और शादी के सिर्फ एक हफ्ते में ही इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। कोई ऐसा रिश्ता नहीं बन पाया और रक्षंदा बेगम को पुख्ता यकीन हो चुका था कि अगर इस रिश्ते की बुनियाद ही इतनी कमजोर है तो इख्तिताम बहुत जल्दी इनका मन चाहा होगा। इन्होंने माहपारा को मुकम्मल अपनी गिरफ्त में
कर लिया था, इसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर वो कत्ल कर चुकी थी कि इनसे बड़ा हमदर्द तो कोई हो नहीं सकता। और इनकी सोचों का शिकार होकर इनकी बातों पर अमल करते हुए वो मुसलसल इससे दूर हो गई। हालांकि इसका दिल चाहता था कि वो इस शानदार से शख्स की मोहब्बतों से सैराब हो, वो इसके करीब जाए, इसकी धड़कनों में समाने की कोशिश करे, इससे मोहब्बत करे, इतनी मोहब्बत के इसे अंदाजा हो जाए कि कभी जिब्रान नामी शख्स इसकी जिंदगी में नहीं आया था। और हुआ भी ऐसा, जिब्रान के साथ बचपन में इसका निकाह हुआ। वो इसका फुप्पोजाद था, उम्र में इससे कुछ बड़ा, और बालिग होने से पहले जिब्रान बैरून मुल्क चला गया। वहां की लत ऐसी थी कि इसने वापस आना गवारा नहीं किया। ना ही इन दोनों के दरमियान कभी बातचीत हुई और ना ही खूबसूरत ख्यालात का तबादला। फुप्पो ने अपने बेटे को लगाम डालने के लिए, इसके पैरों में जंजीरें डालने के लिए पारा का इस्तेमाल किया, और एक बार फिर वो इस्तेमाल हो रही थी। ये सच था कि वो जब तक जिब्रान के साथ मुंसलिक रही, इसने सिर्फ जिब्रान के मुतल्लिक सोचा था, लेकिन वो कभी भी इससे मोहब्बत नहीं कर पाई, क्योंकि इस शख्स की जानिब से कभी पेशरफ नहीं हुई। इसने खुद को जिब्रान के नाम के साथ मुंसलिक पाया तो इसके साथ ईमानदार होकर रह गई। जिब्रान रिदा का भाई था, और रिदा और इसके दरमियान गहरी दोस्ती थी। रिदा इसकी भाभी थी, लेकिन शायद जिब्रान ने वापस आना था। इस साल वो वापस आया, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह इन्होंने सोचा था। जिब्रान की डेड बॉडी दुबई से वापस आई और पूरे इलाके में कहराम बर्पा हो गया। इन दिनों वो हॉस्टल में था। रक्षंदा बेगम बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में इतनी गाफिल थी कि इन्हें तो अपनी सब रिश्तों का अंदाजा नहीं रहा। इन्हें भला क्या फर्क पड़ता था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो अपना शुमार इन लोगों में करती थी जिन्हें किसी की जिंदगी में मुदाखलत करना अच्छा नहीं लगता, और ना ही वो अपनी जिंदगी में किसी और को मुदाखलत करने देती। जिब्रान की डेड बॉडी को देखकर वो हकीकत में अजियत का शिकार होकर रह गई। एक ऐसा शख्स जो इसके साथ मुंसलिक था, एक ऐसा शख्स जिसके साथ इसने हसीन सपने देखे थे, आज वो इसके सामने इस हाल में था। और फिर लोगों की बातें, लोगों की दकियानूसी सोच ने इसे फिर से इसे तकलीफ से दो चार कर दिया। लोगों के बकौल वो अच्छी तकदीर की मालिक नहीं थी। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ कि वो जिब्रान की जिंदगी में आने से पहले बेवा हो गई। लोगों ने इसके साथ हमदर्दी और तंज के ऐसे टैग लगाए कि वो सिर्फ अपने कमरे की होकर रह गई। बाहर के लोगों के साथ इसने हर रिश्ता खत्म कर दिया। वो घबराती थी किसी भी नए रिश्ते से। इसे यूं लगता था जैसे वो हर एक के लिए वबाले जान है, और यही गैर एतमादी इसके और जाजेब के रिश्ते को निगल रही थी, क्योंकि इसे खुद पर एतमाद नहीं था। इसे लगता था जैसे वो किसी की भी जिंदगी में आकर इसके लिए बिगाड़ पैदा कर देगी। इन सब हालात और जाजेब की बेरुखी से तंग आकर इस रोज इसने रक्षंदा बेगम से इजाजत तलब की कि वो कुछ दिनों के लिए अपने मेके जाना चाहती हैं, और रक्षंदा बेगम ने फौरन ही कह दिया कि इसे जाजिब से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाजिब तो सुनते ही इसे मना कर देगा। वो खुद जाजिब से बात कर लेंगी, वो जैसे इजाजत चाहे। ड्राइवर के साथ खड़े इसने कॉल्स की, लेकिन जाजिब जरूरी मीटिंग में था। वो बेवजह एक दूसरे को कॉल भी नहीं किया करते थे। जाजिब सिर्फ इस इंतजार में रह गया कि वो कब इसकी जानिब कदम बढ़ाएगी, और वो इस इंतजार का शिकार रह गई कि जहां से सारी बदगुमानियों को पसे पुश डालकर इसकी जानिब पलटेगा, क्योंकि रक्षंदा बेगम के बकौल इनका बेटा बहुत पुख्ता मिजाज का मालिक है। वो कभी भी किसी ऐसी लड़की को पसंद नहीं करेगा जो खुद इसकी जानिब पेशरफ्त करे। इस रोज भी रक्षंदा बेगम की बात मानकर वो वहां से चली गई, लेकिन वहां जाकर भी सुकून नहीं था। रिदा ने इसका बुझा हुआ चेहरा देखा तो बेख्तियार इसके हाथों को थाम लिया। क्या हुआ है, क्या तुम जाजेब भाई के साथ खुश नहीं हो? और रिदा की बात सुनकर वो रूहानसी होकर गर्दन झुका गई। जाजेब तो तुमसे मोहब्बत करते हैं ना?
नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, इन्होंने बस मुझे अपने करीब रखा है किसी शो पीस की तरह। इनमें शायद हिम्मत नहीं कि वो किसी ऐसी लड़की को खुद से वाबस्ता कर लें जो पहले किसी शख्स के साथ वाबस्ता रही, और फिर इसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी रिदा के सामने बयान कर दी। और रिदा इसे हैरत से देखती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी कमअक्ल हो सकती हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर बेवकूफ हो सकती हो। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि शादी की किसी रस्म में भी तुम्हारी सास ने दिलचस्पी नहीं ली, और ना ही इन्होंने दिल से तुम्हारे रिश्ते को तलब किया। तुम वहां जाजेब भाई की मोहब्बत बनकर गई थी, और तुमने इस शख्स से बैर लगा लिया सिर्फ अपनी सास की झूठी मोहब्बतों पर, और वो किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। रिदा वो बहुत अच्छी हैं, और इसके काम अव्वली पर मातम करती रही, और वो अच्छी हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो तुमसे तुम्हारे शौहर को दूर कर रही हैं। तुम कभी भी जाजेब भाई के साथ रिश्ते को मजबूत करने के बजाय इसे इनके इर्द गिर्द लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार नहीं कर सकती। वो तुम्हें जाजेब से दूर कर रही हैं। इन्होंने तुम्हारे जहन में बात डाल दी, जबकि दूसरी तरफ क्या तुमने कभी सोचा है कि जाजेब भाई जिन्होंने तुम्हारे माजी को जानते हुए तुम्हें अपनाया, तुमसे दूर क्यों हो गए? क्या इनके जहन में ऐसी कोई बात नहीं होगी? कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं करता कि इसकी बीवी पहले शौहर का तस्करा करे या फिर इसके साथ किसी किस्म की वफा को जाहिर करते हुए अपनी जिंदगी में इसे मुदाखलत करने दे। इसकी कमकली पर मातम करते हुए रिदा ने जब इसे आईना दिखाया तो वो हैरत ज़दा रह गई। क्या वो किसी की साजिश का शिकार हो गई थी? अपनी कमकली पर मातम करना बनता था, और इसने हकीकत में अपना सर पीट लिया। वो इसी शाम वापस चली आई। हालांकि इसका इरादा था कि वो वापस रुकेगी, लेकिन रिदा ने इससे कह दिया कि वो इसी शाम वापस जाकर वो औरत आसानी से दूसरों का शिकार बन जाती है, जो दूसरों की सोच पर अमल करती है, जो उन्हें मौका देती है कि वो इसके जहन पर अपनी सोच को मुसल्लत करें, और वो भी ऐसी लड़की का किरदार अदा कर रही थी। रक्षदना बेगम को अंदाजा नहीं था कि वो वापस आ गई। वो सीधा अपने कमरे में आई। सोच सोच कर इसका दिमाग फट रहा था कि वो इस बात को समझ क्यों नहीं पाई। शाम तक वो अपने कमरे में रही। रक्षंदा बेगम ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि वो बस आ चुकी है या नहीं। जाजेब घर में दाखिल हुआ, हमेशा की तरह माँ को सलाम करने के बाद इसने खैरियत दरियाफ्त की और फिर माँ पारा के मुतालिक पूछा। वो कभी भी अपनी माँ को ये नहीं बता सकता था कि पारा और इसके दरमियान कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ। वो किसी को भी अपने रिश्ते के हवाले से मौका नहीं देना चाहता था। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बीवी कहाँ है? अपने मेके चली गई है, वो भी रहने के लिए। मेरी तो कोई बात इस पर असर नहीं करती, और हद है कि तुम भी बस नामर्द रहोगे। इसके लहजे पर जाजेब को हैरत हुई। इसकी माँ जो कुछ कह रही थी ठीक कह रही थी, लेकिन यहाँ मजीद बैठकर वो मजीद वहम का शिकार नहीं हो सकता था। इसलिए उठकर सीधा अपने कमरे में चला आया। वो इस वक्त गुस्से की शदीद लपेट में था जब इसने कमरे का दरवाजा खोला और इसे आईने के सामने खड़ी नजर आ गई। इसे हैरत हुई। इसकी माँ कह रही थी कि वो पहली बार जाजेब ने देखा कि वो इसकी जानिब देखते हुए मुस्कुरा रही थी। फिरोजी रंग के खूबसूरत लिबास में इसका सरापा दिलकश लग रहा था। जहां से इसे बस देखता रह गया। जब खुद इसकी जानिब बढ़ी और मुस्कुराते हुए इसकी जानिब हाथ बढ़ा दिया। मैं बिल्कुल तैयार हूँ हस्बैंड जी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चले अपनी बीवी को डेट पर लेकर जाएं, एक हसीन शाम, ताकि एक दूसरे को जानने का मौका मिले। इतना तो कर सकते हैं अपनी मिसेस के लिए। और जाजेब इसके बदलते हुए तेवर और लबों पर फैली इस मुस्कुराहट का तो पहले से दीवाना था। इसने बस खींचते हुए इसे समेट लिया। क्या सच में? वो हैरत ज़दा था। बिल्कुल सच। मैं जल्दी से तैयार होकर आए, और अगले आधे घंटे के अंदर अंदर वो तैयार था। इस शाम वो रक्षंदा बेगम के सामने अपने शौहर के बाजू में बाजू डालकर बाहर निकली थी। वो शाम इसकी सोच से ज्यादा हसीन थी। इससे सारा वक्त अपने शौहर को दिया, मोहब्बत से
हर बदगुमानी और बेजारी को दूर रखे। शाम के इस पहले हुए हसीन मंजर में इसके बाजू में अपने हाथ डालते वो इसके साथ लगकर चल रही थी। आज इतनी करम नवाजी किस लिए? जाजेब ने मुस्कुराते हुए इसका हसीन चेहरा देखा। आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, माजी की वो हकायक जिनसे आप वाकिफ नहीं है, और वो हमेशा की तरह बात दिल हवा में कोई और बात नहीं सुनना चाहता इस हवाले से, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ वो सब कुछ जो आपके जहन में किसी जहर की मानंद उंडेल दिया गया और आप मुसलसल बदगुमानी का शिकार होते चले जा रहे हैं। वो हैरत से इसे देखता रह गया जब इसने अपने और जिब्रान के रिश्ते की हकीकत से इसे आगाह कर दिया, और सच में हैरान हुआ। इसे लगा था कि जिब्रान के साथ वो मुकम्मल रिश्ते में रही, जिब्रान इसका शौहर था, लेकिन अब इसे मालूम हुआ कि रिश्ता सिर्फ निकाह की हद तक कायम रहा और इसके बाद मौत के जालिम फरिश्ते ने जिब्रान को इतना मौका ही नहीं मिलने दिया कि वो इसके साथ अपनी अमली जिंदगी का आगाज करता। ये सब कुछ सुनने के बाद वो खामोश हो गया। जहां पहले वो समझाता था कि सारी गलती इसकी बीवी की है, इसे अंदाजा हुआ कि गलती इसकी भी है। इसे सुन लेना चाहिए था, इससे पहले इस सब से आगाह होकर अपने अंदर की बदगुमानियों को खत्म कर देना चाहिए था। इस रोज वो रात गए तक बाहर रहे और फिर वापस आए। पहली बार इनके दरमियान इतनी खूबसूरती भरे लम्हात गुजरे थे। आई एम सॉरी जाना, शायद मैं बुज़दिली का शिकार हो गया। शायद मैंने एक ऐसी लड़की को तस्लीम कर लिया जो बेवा थी, लेकिन ये तस्लीम नहीं कर पाया कि वो किसी के साथ मुंसलिक थे। इस वक्त इसे समेट कर वो बेहद करीब किए हुए था। इसकी आंखें भीगने लगी। अगर जिब्रान और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक भी होता तो मेरा कोई कसूर नहीं था, ये सब खुदा के हुक्म से होना था। तो मेरा भी कोई कसूर नहीं था, ये सब खुदा के हुक्म से होना था। अगर वो मेरी तकदीर में लिखा होता और इसके वजह से मुझसे दूर कर दिया जाता, आपको जैसे हर मर्द को इस सोच से बाहर आ जाना चाहिए कि पहले किसी के इस्तेमाल में रहकर कोई भी गलीज हो जाता है, चाहे वो जायज ताल्लुक हो। वो कह गई और इसे समेटते हुए इसे अपने करीब कर लिया और इसके लबों पर नरमी से झुकता चला गया। आज वो इसे मयस्सर हो चुकी थी। आज वो इसे बताना चाहता था कि मोहब्बत क्या होती है, जबकि दूसरी तरफ रक्षंदा बेगम तो अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह गर्दिश कर रही थी। इन्हें अंदाजा नहीं था कि वो लड़की यूं पल भर में सारा खेल बदल देगी। इसकी शिद्दतों से घबराते हुए इसने नरमी से इसके सीने पर अपना हाथ रख दिया। जाजेब, मुझे सांस तो लेने दे, लेकिन आज वो इसे इतनी फुर्सत देने के मूड में नहीं था। नहीं जाजेब की जान, अब मजीद नहीं, तुमसे दूरी मुझे गवारा नहीं है। इससे अपने करीब करते हुए वो इसके एक एक नक्श पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था और वो इसकी मोहब्बतों में सैराब होती चली जा रही थी। ये रात इसकी सोच से ज्यादा हसीन थी जब इस पूरी रात में इसने इसे अच्छी तरह बावर करवा दिया कि वो इसके लिए कितनी अहमियत रखती है। खुदा जब हमसे कुछ लेता है तो इसके बदले हमें बेहतरीन से नवाज देता है, क्योंकि वो देने पर कादिर है। इसके साथ हिसाब किताब नहीं रखते। ये सारे हिसाब किताब तो इंसान के बनाए हुए हैं। अगली सुबह भी बेहद खूबसूरत थी। वो जाजेब के बाजू में थी और इसने नरमी से खुद को आजाद किया। जब जाजेब की आंख खुली और इसने खींच कर इसे अपने सीने पर सुला लिया। मुझे उठने दें जाजेब, मैंने नीचे जाना है, इसने कसमसाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले एक प्यारी सी किस मेरा हक बनती है, जाजेब ने आंखें बंद करके कह दिया और इसकी बेबाकियों पर सुर्ख हो गई। हरगिज नहीं, लेकिन इससे पहले वो इसे अपने ऊपर झुका चुका था। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को इस शख्स की गिरफ्त से आजाद किया। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आ गई। रक्षंदा बेगम इसकी जानिब बढ़ी और सख्ती से झंझोड़ते हुए इसे सख्त नजरों में देखती रह गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम होती कौन हो मेरे बेटे को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने वाली? कल जब वापस चली गई थी तो फिर वापस आने की जरूरत ही क्या थी?
सिर्फ एक लम्हा लगा था रक्षंदा बेगम को अपनी सारी बनावटी मोहब्बतों को भूल जाने में, और इस लम्हे इनके तपे हुए चेहरे को देखकर वो मुस्कुरा दी। आंटी, आपका बेटा मेरा शौहर है, मुझ पर हक रखता है और इस तरह मैं भी इन पर हक रखती हूँ। ये मेरा घर है, जब दिल चाहे यहाँ से चली जाऊं और जब दिल चाहे यहाँ वापस आ जाओ। इसका लहजा बेहद नरम था और वो तमीज के दायरे में रहते हुए बात कर रही थी। तुम बहुत हवाओं में उड़ रही हो, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पड़ काट कर तुम्हें जेरे जमीन दफन कर दूंगी। इनका लहजा बहुत सख्त था, वो किसी तरह भी अपने गुस्से को नॉर्मल नहीं रख सकती थी। आंटी, आप पहले ही करके देख चुकी हैं, मजीद करके देख ले, लेकिन मैं आसानी से अपनी जगह छोड़ने वाली नहीं हूँ। आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, मैं हमेशा आपकी इज्जत करती रहूंगी, तब तक जब तक कि आपके दिल में अपनी जगह ना बना सकूं। लेकिन इसके लिए मैं अपने शौहर से बिगाड़ नहीं रख सकती, वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मुस्कुराहट भरी नजर इनके चेहरे पर डालकर वो पलट गए थे। अब इसे सोच लिया था कि तहजीब से बाहर भी नहीं निकलना और अपने हक को भी नहीं छोड़ना। इसे जहांजेब से मोहब्बत थी और अब इस मोहब्बत को बस निभाना बाकी था, और इसे निभाना वो हर सूरत जानती थी। इस रोज असद शेराजी इससे मिलने के लिए आया। रक्षंदा बेगम ने अपना आखिरी पैंतरा इस्तेमाल करना चाहा। इसने एक बार फिर महापारा का तस्करा किया और वो चुपचाप सुनता रहा। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि वो जितना भी तुम्हारे साथ वफादारी निभा ले, लेकिन फिर भी तुम इनकी जिंदगी के पहले मर्द तो नहीं हो ना। इसने एक तंज भरी मुस्कुराहट से असद शेराजी के चेहरे को देखा था। ये पढ़ाते हुए पाठ किसी और को जाकर पढ़ाना, वो बहुत नरमी से बात कर रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर फैली हुई संजीदगी असद के दिल को धड़का गई। आज के बाद अगर मेरे सामने आकर मेरी बीवी के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश की तो तुम्हारी जुबान को गुद्दी से खींचकर तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा। तुम जानते हो जहांजेब खान अपनी बात से पीछे नहीं हटता। तुम गुस्सा करके जहांजेब, मैं तो बस बात, अब तुम जा सकते हो और कोशिश करो कि आज के बाद ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना सुनो। बेहतर अपनी जिंदगी तक महदूद रहो। मेरी जिंदगी में तांग झांक करने की कोशिश की तो कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहोगे। इस रोज इसने असद शेराजी को अच्छा खासा झाड़ते हुए खुद से दूर कर दिया। इन लोगों की छांट कर देनी चाहिए जो लोग आपके रिश्तों के लिए वबाले जान हैं, वरना जिस दिन आप सारे रिश्तों से हाथ धोकर अकेले रह जाएंगे, ये लोग आपको हमदर्दी भरी नजरों से देखते हुए कह देंगे कि हमने इस वक्त भी कहा था। सोच समझ कर कदम रखो और आप इनकी मुनाफिकाना सोच पर सिर्फ अफसोस करने के काबिल होंगे और कुछ नहीं, क्योंकि तब यही मुमकिन होता है